डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने नाइट्रोजन का इम्पोर्टेंट कंपाउंड NH3 के बारे में डिस्कस किया था, यानी अमोनिया के बारे में हमने पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम नाइट्रोजन का एक और इम्पोर्टेंट कंपाउंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो बना है HNO3, जिसे हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन हम दो तरीके से समझेंगे, एक लेबोरेटरी प्रिपरेशन, लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर किया जाता है, और दूसरा लार्ज स्केल पे जो प्रिपेयर करना हो तो हमें यानी इंडस्ट्री में कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन में आपको पता है हम वो रिएक्टेंट लेते हैं जो हमें इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और जिसकी रिएक्शन भी इजीली हम कर पाएँ। ऐसे रिएक्टेंट की मदद से हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं। अब यहाँ पर हमें नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर करना है, तो आप समझ सकते हैं हमें कैसा रिएक्टेंट लेना पड़ेगा। ऐसा रिएक्टेंट लेना पड़ेगा जिसमें हमें ये आयंस मिल जाए। तो हमें नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर करने के लिए हमें नाइट्रेट आयन वाला कोई भी रिएक्टेंट लेना पड़ेगा, और वो आप समझते हैं नाइट्रेट आयन वाला जो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं हमें, वो है सोडियम का नाइट्रेट यानी सोडियम नाइट्रेट या फिर पोटासियम नाइट्रेट। उससे हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहले मैं इसकी रिएक्शन लिखता हूं और फिर आप इसे आसानी से समझ जाएंगे। मैं यहाँ एग्जांपल के तौर पे सोडियम का नाइट्रेट या पोटासियम का नाइट्रेट ले लेता हूं। सोडियम का नाइट्रेट मैं यहाँ पर लेता हूं। अब आप देख रहे हैं सोडियम का नाइट्रेट से हमें नाइट्रेट तो मिल सकता है, लेकिन हमें नाइट्रिक एसिड के लिए साथ में H हाइड्रोजन आयन देने वाला भी एक रिएक्टेंट चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड हमारा सेकंड रिएक्टेंट होगा। इन दोनों की रिएक्शन करवाने से किसी भी ग्लास रिटॉर्ट में यानी ग्लास के फ्लास्क में इन दोनों की रिएक्शन करवाने से हमें देखिए क्या प्रोडक्ट मिलेगा। आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड आपको H आयन देगा और यहाँ से ये सोडियम पॉजिटिव आयन और नाइट्रेट नेगेटिव आयन में टूटेगा, जिससे हमारी जो रिएक्शन बनेगी NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस इसने जो H पॉजिटिव दिया है वो नाइट्रेट के साथ मिलकर HNO3। इस प्रकार लेबोरेटरी में हम नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। आइए इसे इन वर्ड्स हम लिखते हैं। नाइट्रिक एसिड is prepared by heating, यानी हमें यहाँ क्या करना होगा, इसको हीट करना होगा। बाय हीटिंग किसको हीट करना होगा, सोडियम का नाइट्रेट या फिर पोटासियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट या फिर आप इसकी जगह क्या ले सकते हैं, पोटासियम नाइट्रेट KNO3 किस, और साथ में किसके, एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 किसके अंदर हीट करना होगा, इन ए ग्लास रिटॉर्ट। ग्लास का कोई एपरेटस है, उसमें हम दोनों को हीट करके नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल मेथड था हमारा लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर करने का। दूसरा मेथड हमारा है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में क्या होता है कि हमें ऐसा रिएक्टेंट लेना होता है जो सस्ता हो काफ़ी, ताकि जो हमें नाइट्रिक एसिड जो प्रिपेयर हो ज़्यादा महंगा ना पड़े। तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए हमें क्या रिएक्टेंट लेने पड़ेंगे, आप समझ रहे हैं। नाइट्रिक एसिड में हमारे पास जो HNO3 फॉर्मूला है, यानी उसमें नाइट्रोजन मेन एलिमेंट है, तो एक ऐसा नाइट्रोजन वाला कौन सा कंपाउंड होगा जो हमें इजीली मिल जाए। तो आप समझते हैं कि कौन सा होगा, अमोनिया। क्योंकि नाइट्रोजन अमोनिया किससे बनता है, आप पिछले लेक्चर में ही पढ़ के आए हैं कि अमोनिया बनाने के लिए हमें नाइट्रोजन चाहिए, वो काफ़ी मात्रा में एयर के अंदर 78% है, वहाँ से इजीली अवेलेबल हो जाती है।
हाइड्रोजन गैस वाटर से मिल जाती है, तो दोनों गैसों के मिक्स करके रिएक्शन करवाने से जो हमने हाबर प्रोसेस में की थी, तो अमोनिया इजीली मिल जाता है। तो अमोनिया ही सबसे सस्ता कंपाउंड होगा जिसके अंदर नाइट्रोजन एटम है। एक तो हमने अमोनिया ले लिया और साथ में एयर यानी ऑक्सीजन, उन दोनों का मिश्रण, उन दोनों का मिक्सचर 1:10 में हमने इस चैम्बर के अंदर भेजा। तो इस चैम्बर में भेजने के बाद यहाँ पर एक प्लेटिनम का गेज है, यानी ये आपको जाली दिख रही है, तो ये प्लेटिनम वायर से बनी हुई है। तो प्लेटिनम यहाँ पर कैटेलिस्ट का काम करता है, प्लेटिनम यहाँ पर कैटेलिस्ट का काम करता है। और इस चैम्बर में 500 केल्विन आपका टेम्परेचर होगा और 9 बार प्रेशर होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस स्थिति में, इस कंडीशन में अमोनिया की और एयर की यानी ऑक्सीजन की इस चैम्बर के अंदर रिएक्शन होगी। मैं वो रिएक्शन यहाँ पर एक पर लिख देता हूँ। इस चैम्बर के अंदर होने वाली रिएक्शन आपने क्या लिया, इसमें अमोनिया प्लस एयर यानी ऑक्सीजन, और इस कंडीशन पर 500 केल्विन टेम्परेचर, 9 बार प्रेशर, इस कंडीशन पर ये आपका नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड बनेगा, NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड, और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की रिएक्शन होके वाटर बनेगा, जिसे अगर हम बैलेंस करें तो 4, 5 और यहाँ पर फिर 4 और 6, ये बैलेंस करने से हमारी रिएक्शन होगी। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, इस चैम्बर के अंदर अमोनिया और एयर यानी ऑक्सीजन की रिएक्शन होने पर हमें कौन सी गैस मेनली मिल जाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड। कौन सी गैस मिलती है यहाँ पर, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड फिर कूलर के अंदर भेज दी जाती है, जहाँ पर वो नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर हाई होता है उसको वापस कूल कर लिया जाता है। इसके बाद इस नाइट्रिक ऑक्साइड को दूसरे चैम्बर में भेजा जाता है, जिसको हम ऑक्सीडेशन चैम्बर कहते हैं। ऑक्सीडेशन चैम्बर, पहले वाला चैम्बर हमारा कैटेलाइटिक चैम्बर था। इस चैम्बर को हम क्या कहते हैं, कैटेलाइटिक चैम्बर। कैटेलाइटिक चैम्बर में कैटेलिस्ट, प्लेटिनम कैटेलिस्ट की हेल्प से हमने अमोनिया का एक प्रकार से ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के हमने कौन सी गैस प्राप्त कर ली, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड को कूलर की हेल्प से कूल करते हुए हमने सेकंड चैम्बर में भेजा, ऑक्सीडेशन चैम्बर। ऑक्सीडेशन चैम्बर में ये गैस जाएगी और ऑक्सीडेशन चैम्बर में ऑक्सीजन गैस भी एयर से ऑक्सीडेशन चैम्बर में भेजी जाएगी। दोनों गैस यहाँ पर फिर एक दूसरे से रिएक्ट करेगी। जब एक दूसरे से रिएक्ट करेगी तो हमें नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड मिलेगा, और ये नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड फिर हम एक थर्ड चैम्बर में भेज देते हैं। थर्ड जो चैम्बर है उसके अंदर आपका क्या है, ऊपर से वाटर स्प्रे किया जाता है। वाटर की जो फुहारें इसमें भेजी जाती हैं, यहाँ पर एक एसिड प्रूफ फ्लिंट लगा हुआ है, यानी जो एकदम पानी को नीचे नहीं गिरने देता। और इधर से फिर आपकी ये जो सेकंड चैम्बर में जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो बनी थी, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर जाती है, और ऊपर से वाटर। तो वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का इस फ्लिंट पर, यहाँ पर ये एसिड प्रूफ है, यानी एसिड से इसका कोई कोरोजन नहीं होता। तो वाटर की और नाइट्रोजन ऑक्साइड की दोनों की रिएक्शन इसके अंदर होती है। मैं रिएक्शन यहाँ पर इसकी ये लिख देता हूँ, NO2 जो यहाँ से आया, वाटर, इन दोनों की रिएक्शन से आपका HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड बनता है, और साथ ही साथ NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड भी बनता है। दोबारा समझिए इसे, यहाँ से ये सेकंड चैम्बर से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आई, ऊपर से इसमें वाटर आया, और दोनों का कांटेक्ट इस फ्लिंट पर, दोनों का कांटेक्ट हुआ। दोनों को कांटेक्ट होने से दोनों के बीच में रिएक्शन हुई,
दोनों के बीच में रिएक्शन होने से HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड बना और साथ के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड बना। अगर इसे हम बैलेंस करें तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ फिर 2 आएगा। तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है यहाँ से रिलीज होती रहेगी और ये HNO3 यहाँ पर धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और उसको अलग से सेपरेट कर लिया जाता है। लेकिन जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो गैस वाटर के वेपर्स के साथ या अलग हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आपने इस पूरी प्रोसेस को समझा। इस पूरी प्रोसेस का नाम है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो आइए इस पूरी प्रोसेस को अब हम लिख लेते हैं। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन आपको पता हो लार्ज स्केल पे प्रिपेयर करने के लिए होती है। ऑन लार्ज स्केल नाइट्रिक एसिड HNO3 is prepared by ओस्टवाल्ड प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस से? जहाँ अमोनिया हाबर प्रोसेस से था, तो नाइट्रिक एसिड कौन सी प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है? ओस्टवाल्ड प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या किया जाता है? सबसे पहले अमोनिया और एयर का मिक्सचर कैटालिटिक चैम्बर में भेजा जाता है और वहां पर फिर वो कैटलिस्ट प्लेटिनम की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं। इन दिस प्रोसेस क्या है? अमोनिया इज ऑक्सीजन से रिएक्शन करना यानी ऑक्सीडाइज, इज ऑक्सीडाइज्ड। अमोनिया को ऑक्सीडाइज किया जाता है किसके द्वारा? एयर की ऑक्सीजन यानी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की हेल्प से। किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट। प्लेटिनम या रोडियम। तो ये काम करने के बाद आपको पता है क्या बन गया? नाइट्रिक ऑक्साइड। ये रिएक्शन में यहाँ पर पुनः लिख देता हूँ क्या किया हमने ओस्टवाल्ड प्रोसेस में। सबसे पहले अमोनिया को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के जरिए ऑक्सीडाइज किया, प्लेटिनम या रोडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 500 केल्विन टेम्परेचर 9 बार प्रेशर, जिससे आपका ये अमोनिया नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। और इस रिएक्शन को हमने बैलेंस करके लिखा था यहाँ पर, उसी तरह यहाँ भी हम बैलेंस करके लिख देते हैं। तो इस तरह से पहला स्टेप था अमोनिया को नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज करने का। फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो बना है वो सेकंड चैम्बर में किससे कंबाइन होगा? ऑक्सीजन ऑफ एयर की ऑक्सीजन से होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में चेंज होगा। ये बात भी लिख देते हैं। द नाइट्रिक ऑक्साइड इसका फार्मूला है NO कंबाइन विद ऑक्सीजन O2 यानी जो एयर है, एंड फॉर्म, फिर क्या बनता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सेकंड रिएक्शन जो सेकंड चैम्बर में हो रही है वो भी हम लिख देते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड किससे कंबाइन हुआ? ऑक्सीजन ऑफ एयर से, और किस में कन्वर्ट हो गया? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। इस रिएक्शन को भी अगर हम बैलेंस करके लिखें तो ये तीसरा स्टेप क्या हुआ था? ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो किस में गई थी? थर्ड चैम्बर में, जहां पर वाटर के साथ रिएक्शन हुई थी। वो भी हम लिख देते हैं। हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 इज देन डिजॉल्व्ड, यानी वो वाटर में डिजॉल्व हो गई, डिजॉल्व्ड इन वाटर टू
गिव HNO3। इस रिएक्शंस को भी हम लिख लेते हैं पुनः। नाइट्रिक जो डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, वो वाटर में डिजोल्व होकर हमें क्या देती है, नाइट्रिक एसिड और साथ में कुछ नाइट्रिक ऑक्साइड वापिस, जिसे बैलेंस करते हैं तो हम हमारी बैलेंस करने पर ये रिएक्शन। अब जो नाइट्रिक एसिड है वो तो एब्जॉर्ब होकर यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, जिसे सेपरेट कर लिया जाता है, और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो वापस सर्कुलेट कर दिया जाता है। ये बात भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। जो नाइट्रिक ऑक्साइड है NO गैस दस फॉर्म्ड जो अभी बनी है इज रिसाइकल्ड, उसको रिसाइकल कर लिया जाता है एंड और जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है एक्वस नाइट्रिक ऑक्साइड कैन बी concentrated बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। इसको जो डाइल्यूट फॉर्म है यानी वाटर की प्रेजेंस ज़्यादा है इसमें, वाटर जो आया है वो सारा इसी में डिजोल्व हुआ है, तो वो वाटर को डिस्टिलेशन यानी वेपर बनाकर निकाल देंगे, तो जिससे नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड हो जाएगा। एंड नाइट्रिक एसिड कैन बी कंसनट्रेटेड बाय डिस्टिलेशन अप टू 68% तक हम इसको कंसनट्रेटेड कर सकते हैं। और ज़्यादा कंसनट्रेटेड करना हो इसको, और ज़्यादा वाटर इसमें से रिमूव करना हो, फिर हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिमूव कर लेंगे। यानी 98% तक इसको कंसनट्रेटेड करना हो तो वो सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा डिहाइड्रेशन प्रोसेस करके, तो वो बात भी हम लिख देते हैं। फर्दर और आगे कंसनट्रेशन करनी हो और वाटर को रिमूव करना हो, फर्दर कंसंट्रेशन अप टू यानी 98% कैन बी डन। कौन सी प्रोसेस से? बाय डिहाइड्रेशन। किसके जरिए? विद सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड से हम डिहाइड्रेशन करके इसको 98% तक भी कंसंट्रेटेड कर सकते हैं। ये दो मेथड हमारे नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन करने के थे, एक लैबोरेटरी, दूसरा इंडस्ट्रियल। आइए अब हम करते हैं नाइट्रिक एसिड की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड है, पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो उसके कलर को लेकर है और उसकी स्टेट को लेकर है। तो जो नाइट्रिक एसिड है वो क्या है कि इट इज ए कलरलेस लिक्विड। पानी की तरह इसका कोई कलर नहीं है, तो इट इज ए कलरलेस लिक्विड। दूसरी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट को लेकर है। इट्स फ्रीजिंग पॉइंट यानी कितने टेम्परेचर पर फ्रीज होता है, जमता है। इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज 231.4 केल्विन। 231.4 केल्विन पर ये फ्रीज हो जाता है। एंड जो बॉयल होता है यानी जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका वो इज 355.6 केल्विन, यानी वाटर से कम ही इसका, वाटर का 373 होता है तो इसका 355 यानी वाटर से कम ही इसका बॉइलिंग पॉइंट है। दो ही ये फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर हम लिखते हैं। आइए अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड के संदर्भ में पहली केमिकल जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही सीधी सिंपल है।
कि नाइट्रिक एसिड आप समझते हैं, जैसा नाम है इसका एसिड, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और एसिड आपको पता है एक्वस सॉल्यूशन में यानी वाटर में डिजोल्व होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, और वो हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी यही है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है और अपना एसिडिक बिहेवियर कब शो करता है, इन एक्वस सॉल्यूशन में वाटर के अंदर डिजोल्व होकर अपना एसिडिक बिहेवियर शो करता है। एंड और वो क्या देता है एक्वस सॉल्यूशन में, गिव हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन से आप परिचित होंगे। क्या, मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। नाइट्रिक जो है HNO3 जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में यानी वाटर के अंदर डिजोल्व होकर एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है, यानी H आयन देता है, और वो H आयन वाटर के साथ मिलकर H3O पॉजिटिव, जिसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, और हाइड्रोनियम आयन के कारण ही एसिडिक प्रॉपर्टी शो होती है। और NO3 एज ए नाइट्रेट आयन एक्वस फॉर्म में मूवमेंट करता रहता है, यानी सॉल्यूशन में रहता है। तो इस प्रकार से नाइट्रिक एसिड वो एक्वस सॉल्यूशन में यानी वाटर में डिजोल्व होकर इजीली H आयन देकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है, जिसके कारण ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। दूसरी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, आप समझते ये एसिड ही है तो किसी भी बेस के साथ, और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस से तो रिएक्ट कर ही करेगा, वीक बेस से भी करता है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड होने के नाते ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों से रिएक्ट करेगा। और एसिड की जब बेस से रिएक्शन होती है, आप जानते हैं क्या बनता है, साल्ट बनता है। तो इसलिए दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी यही है इसकी, इट रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज वीक बेस। चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक बेस हो, दोनों से ये रिएक्ट करता है। और आपको पता क्या बनाएगा, टू फॉर्म साल्ट एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है, साल्ट एंड वाटर। इसके हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। पहले मैं एक स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करवाता हूँ नाइट्रिक एसिड की। नाइट्रिक एसिड प्लस एक स्ट्रॉन्ग बेस, आप पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया जो OH दे एक्वस फॉर्म में, वो बेस इजीली दे वो स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा डिफिकल्टली दे वो यानी लेस अमाउंट में दे वो वीक बेस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आप जानते हैं कास्टिक सोडा, वो स्ट्रॉन्ग बेस है, उसके साथ रिएक्ट होगा तो एसिड HN और बेस OHN मिलकर वाटर, और सोडियम और NO3 मिलकर सोडियम नाइट्रेट आपका साल्ट, और ये वाटर। इस प्रकार से आप एक वीक बेस का एग्जांपल भी ले सकते हैं। वीक बेस आपको पता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर, वो वीक बेस होता है। तो वीक बेस के साथ भी वही रिएक्शन शो करेगा, ये हाइड्रोजन आयन देगा, और यहाँ ये रिएक्ट करके हाइड्रोजन और कार्बोनेट की ऑक्सीजन लेकर वाटर, और कार्बोनेट की ऑक्सीजन लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से बच जाता है सोडियम आयन और नाइट्रेट आयन, सोडियम नाइट्रेट, यानी वही साल्ट और वाटर मिलता है। तो इस प्रकार से नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट भी करता है, साल्ट और वाटर बनाता है, और वीक बेस से भी मिलकर साल्ट और वाटर वो बनाता है। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी इसकी है, इस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ साथ इसके साथ आप ऑक्सीजन देख रहे हैं, इसलिए ऑक्सीजन देने की इसके अंदर काफ़ी एबिलिटी है, यानी ये किसी ऑक्सीजन देकर किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन इजीली कर देते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है। तो कंसंट्रेटेड जो 98% तक का सॉल्यूशन है नाइट्रिक एसिड का,
concentrated HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड is a very strong oxidizing agent. It react with all metals, सभी मेटल्स के साथ ये रिएक्ट करके उन मेटल का ऑक्सीडेशन कर देता है, केवल किसको छोड़कर? नोबल मेटल। नोबल मेटल आप समझते कौन सी, जो रेयर ही रिएक्ट करती है। नोबल मेटल्स वो कौन कौन सी हैं? एक गोल्ड एंड प्लेटिनम, जो बहुत ही कम रिएक्टिव है। उनको छोड़कर बाकी सभी मेटल के साथ ये रिएक्ट करके उनका ऑक्सीडेशन करता है। अब इसके हम कुछ मेटल का ऑक्सीडेशन की रिएक्शन शो करते हैं। पहला एग्जाम्पल है कॉपर का ऑक्सीडेशन नाइट्रिक एसिड के जरिए। नाइट्रिक एसिड यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन करके कॉपर का नाइट्रेट बनाता है। जैसा आपको पता है नाइट्रिक एसिड डिसोसिएट होकर एच आयन और नाइट्रेट आयन देता है, तो नाइट्रेट आयन्स कॉपर के साथ जुड़कर कॉपर नाइट्रेट बन जाता है। और जो यहाँ से जो हाइड्रोजन आयन बचते हैं वो हाइड्रोजन आयन नाइट्रिक एसिड के किसी तीसरे मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन लेकर वाटर में चेंज हो जाते हैं और नाइट्रिक एसिड का जो नाइट्रेट है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। इसे आप अच्छी तरह से समझिए। जैसे ये नाइट्रिक एसिड आपको पता किस में डिसोसिएट होता है? एच आयन और नाइट्रेट आयन में। और कॉपर की जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर टू आयन बनाने की, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए दो आपको नाइट्रेट आयन चाहिए और कॉपर का इस तरह से नाइट्रेट आयन के साथ जुड़कर कॉपर नाइट्रेट बन जाता है। तो इस तरह से कॉपर तो चेंज होकर कॉपर नाइट्रेट में बदल गया, वो केवल नाइट्रिक एसिड ने जो नाइट्रेट आयन दी है उसकी वजह से। लेकिन जो हाइड्रोजन है आयन है वो थर्ड नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल को लेकर और वो वाटर में चेंज हो जाता है और इसका एक ऑक्सीजन जब ये ले लेंगे हाइड्रोजन वाटर बना लेंगे तो NO2 गैस बन जाती है। इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट एक कॉपर नाइट्रेट, वाटर और नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड बनते हैं। तो इस प्रकार से कॉपर का यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन कैलकुलेट करोगे तो +2 आती है और यहाँ 0 है एलिमेंट्री फॉर्म में। तो इस प्रकार से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया, यानी कॉपर का ऑक्सीडेशन होकर कॉपर नाइट्रेट बन गया और नाइट्रिक एसिड जो खुद है वो रिड्यूस होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। तो इस तरह से नाइट्रिक एसिड किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन करके उसको नाइट्रेट में बदलता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरह हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जिंक। जिंक का भी नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड होगा तो वो जिंक को नाइट्रेट में यानी बदलकर उसका ऑक्सीडेशन कर देता है और वही वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनते हैं। हाँ, जब डाइल्यूट फॉर्म में अगर होगा नाइट्रिक एसिड तब थोड़ा सा फर्क आएगा, उसे आप थोड़ा सा नोट करिए। कॉपर का जैसे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से आप रिएक्ट करवाओगे तो कॉपर का ऑक्सीडेशन होकर तो कॉपर नाइट्रेट ही बनेगा जैसे पहले बना था और वही वाटर बनेगा। लेकिन डाइल्यूट की स्थिति में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं बनकर नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO बनेगा। इतना हाँ फर्क आएगा बस। सिमिलरली जिंक के साथ तो आप डाइल्यूट की और कंसनट्रेटेड की रिएक्शन में ये डिफरेंस देख लीजिए। तो इस प्रकार से नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन कर देते हैं केवल गोल्ड और प्लेटिनम को छोड़कर। और नाइट्रिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है कि नॉन मेटल का भी वो ऑक्सीडेशन कर देते हैं। वैसे नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, यानी और इलेक्ट्रॉन गेन करने को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। यानी नॉन मेटल की टेंडेंसी खुद को रिड्यूस करने की होती है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नॉन मेटल को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। आइए हम नॉन मेटल के एग्जाम्पल समझते हैं। तो ये हमारी चौथी केमिकल प्रॉपर्टी है कि कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड आल्सो ऑक्सीडाइज नॉन मेटल एंड इट्स कंपाउंड, उनके कंपाउंडों को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। पहला एग्जाम्पल,
आयोडीन इज ऑक्सीडाइज टू आयोडिक एसिड, इसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है आयोडिक एसिड में। आयोडीन की और नाइट्रिक एसिड की हमने ये 10 मॉलिक्यूल हैं, बैलेंस की हुई रिएक्शन है। तो आयोडिक एसिड यानी HiO3 में चेंज हो जाता है, और वही बाकी के दो प्रोडक्ट जैसे मेटल के केस में थे NO2 और H2। कार्बन का ऑक्सीडेशन होना यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन भी नॉन मेटल है, तो उसका भी जब नाइट्रिक एसिड HNO3 के द्वारा ऑक्सीडाइज हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड, वही दो प्रोडक्ट NO2 और H2। सल्फर भी नॉन मेटल, उसका ऑक्सीडेशन होकर सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, और वही दो प्रोडक्ट NO2 और H2। फास्फोरस भी इसी तरह से ऑक्सीडाइज होकर फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला आपको याद होगा H3PO4, फास्फोरिक एसिड, और वही दो प्रोडक्ट NO2 और H2। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर नॉन मेटल के केस में आप देख रहे हैं आयोडीन आयोडिक एसिड में, सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड में, फास्फोरस फास्फोरिक एसिड में, और एक कार्बन है जो बस वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है। बाकी दो प्रोडक्ट वही सेम आ रहे हैं जो आपने मेटल के साथ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करवाई थी तब देखे थे। तो बहुत इजी है रिएक्शन, याद रखना आपके लिए। और ये जो 4-5 रिएक्शन चाहे वो मेटल के साथ या नॉन मेटल के ऑक्सीडेशन की बात हो, ये अक्सर जरूर 1 नंबर के रिएक्शन कंप्लीट करने के मैटर में क्वेश्चन आता है। अब हम नाइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। इसमें सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो इसके साथ 2 ऑक्सीजन तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्डेड हैं, और एक तीसरा ऑक्सीजन वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके बॉन्डेड है। और इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन थे जिसमें इसने एक की शेयरिंग नाइट्रोजन के साथ कर ली और एक की शेयरिंग हाइड्रोजन के साथ, जिससे इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो इस प्रकार से ये लेवी डॉट स्ट्रक्चर है। तो ये लेवी डॉट स्ट्रक्चर में आपने देखा कि नाइट्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं, और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन फिर एक हाइड्रोजन। इसके कुछ बॉन्ड पैरामीटर भी देख लीजिए। ऑक्सीजन के बीच में जो ये बॉन्ड एंगल वो 130 डिग्री का है, और जो डबल बॉन्डेड ये लेंथ है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की वो 127 पाइकोमीटर है। सिंगल बॉन्ड की आपको पता है थोड़ी ज़्यादा होगी बॉन्ड लेंथ, तो वो 140.6 यानी 140.6 पाइकोमीटर है। और जो ये ऑक्सीजन के ऊपर जो एंगल है इन दोनों बॉन्डों ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बॉन्ड के बीच का एंगल 120 डिग्री है, और हाइड्रोजन का स्मॉल साइज है, इस कारण ये बॉन्ड लेंथ भी छोटी होगी, ये 96 पाइकोमीटर है। ये बॉन्ड पैरामीटर भी आप इजीली याद रख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लास्ट में इसका एक जो नाइट्रिक एसिड में नाइट्रेट आयन होता है उसके टेस्ट की बात करेंगे कि किसी सॉल्यूशन में अगर नाइट्रेट आयन है तो उसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है। तो नाइट्रेट आयन की टेस्टिंग के लिए एक ब्राउन रिंग टेस्ट किया जाता है, जिसे आप पहले समझिए कैसे प्रैक्टिकल किया जाता है। तो उसके लिए हमें एक ट्यूब लेनी होती है, टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले हम जो भी नाइट्रेट आयन की जिसके अंदर हमने देखना है इस सॉल्यूशन के अंदर नाइट्रेट है या नहीं है, यानी जिस सॉल्यूशन की टेस्टिंग करनी है वो सॉल्यूशन हम सबसे पहले एक्वा सॉल्यूशन यानी वाटर के अंदर डिजोल्व करके वो हम लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल पोटासियम नाइट्रेट या फिर सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया। फिर उसके अंदर हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन लेंगे। फेरस सल्फेट, ये मैंने फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। और इसके बाद तीसरा स्टेप ये होगा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड उस टेस्ट ट्यूब की जो वाल है उसके अलोंग स्लोली हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ताकि ये दोनों सॉल्यूशन के अंदर कोई डिस्टरबेंस ना हो, दोनों की लेवल डिफरेंट बनी रहे। जैसे ही ये सल्फ्यूरिक एसिड इसमें हम ऐड करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के जो का H आयन है इन दोनों सॉल्यूशन की जहाँ इंटरफेरेंस होगी, जहाँ पर इन दोनों का कॉन्टैक्ट होगा, वहाँ पर ये हाइड्रोजन आयन दोनों के बीच में रिएक्शन करवाएगा और यहाँ पर एक कम्प्लेक्स बनेगा जिसका ब्राउन रंग होगा। तो वहाँ पर ये ब्राउन रंग का
रिंग यहाँ पर आपको अपीयर होगा, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि इस सॉल्यूशन में नाइट्रेट था। अगर ये ब्राउन रिंग नहीं बनता, इट मीन्स जो आपने सॉल्यूशन लिया है पहले, जिसकी आप टेस्टिंग कर रहे हो, उसमें नाइट्रेट आयन नहीं है। इसको हमने पूरा कैसे लिखा, इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, जो ये साल्ट का सॉल्यूशन है, हैविंग नाइट्रेट आयन, जिसके अंदर नाइट्रेट आयन है, क्या किया हमने, ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड, बिल्कुल तुरंत तैयार किया हुआ फेरस सल्फेट सॉल्यूशन इज एडिड, वो मिलाया। फिर देन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडिड केयरफुली, बड़ी ध्यान से मिलाया, अलोंग द साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब, उसकी साइड के साथ साथ धीरे धीरे, ताकि उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस ना हो। सो दैट द कंटेंट इन टेस्ट ट्यूब, जो भी दोनों सॉल्यूशन है यानी कंटेंट हैं, उसके अंदर आर नॉट डिस्टर्ब ना हो। फिर क्या होता है, ए ब्राउन रिंग इज अपीयर, कहाँ पर, एट द इंटरफेरेंस बिटवीन टू सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन का जो इंटरफेरेंस है यानी उनका जहाँ पर कॉन्टैक्ट है, वहाँ पर एक ब्राउन रिंग डी अपीयर होता है, और जो क्या करता है, फिर कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन, यानी उसकी रिएक्शन हम लिखते हैं आयनिक रिएक्शन। इसमें सॉल्यूशन में नाइट्रेट आयन है, ऊपर जो ऐड किया था उसमें फेरस आयन है, और तीसरा हमने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, उसने हाइड्रोजन आयन दिया है, ये बैलेंस किया हुआ है, ये हमारा 4 है। तो इन दोनों से जो फेरस आयन है वो तो ऑक्सीडेशन होकर फेरिक आयन में चेंज हो जाता है, और जो नाइट्रेट आयन है उसका खुद का रिडक्शन होकर वो नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। तो जिससे यहाँ पर एक कम्प्लेक्स कैसा ब्राउन रिंग का कैसे बनता है, जो आयरन का फेरस सल्फेट है वो वाटर के अंदर डिजोल्व होने पर एक्सा हैक्वा आयरन 3 आयन्स, यानी ये कम्प्लेक्स बनता है, और जो नाइट्रेट आयन का नाइट्रिक ऑक्साइड बना वो उससे रिएक्ट करके आपका ये ब्राउन कम्प्लेक्स बनता है। ये ही आपको रिंग की फॉर्म में दिखाई देता है। अगर ये ब्राउन कम्प्लेक्स कब बना, जब ये मिला, ये कब मिला, जब आपका नाइट्रेट आयन था। तो इस तरह से नाइट्रेट आयन की प्रेजेंस को ये ब्राउन कम्प्लेक्स यानी रिंग कंफर्म करता है। तो इसका प्रिंसिपल मेनली यही हुआ। क्या प्रिंसिपल हुआ कि नाइट्रेट आयन तो नाइट्रिक ऑक्साइड में रिड्यूस हो जाता है, और फेरस आयन फेरिक ऑक्साइड में, फेरस आयन फेरिक आयन में ऑक्सीडाइज हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफ ब्राउन रिंग टेस्ट क्या हुआ, द प्रिंसिपल ऑफ दिस टेस्ट इज दैट फेरस आयन कैन बी ऑक्सीडाइज, वो तो ऑक्सीडाइज हो सकता है किसमें, टू फेरिक आयन, एंड जो नाइट्रेट आयन है वो किसमें रिड्यूस हो जाता है, आर रिड्यूस टू नाइट्रिक ऑक्साइड। बस यही बनेंगे, तभी जाके तो फिर आपका ये कम्प्लेक्स बनेगा और रिंग की फॉर्म में दिखाई देगा। अंत में हम इसके यूजेज पढ़ लेते हैं। यूजेज क्या है इसके नाइट्रिक एसिड के, तो सबसे मेन तो इसमें आपको नाइट्रेट आयन दिख रहा है, नाइट्रेट आयन से नाइट्रेट वाले नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर बनते हैं। तो इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, और विच इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर फर्टिलाइजर एंड एक्सप्लोजिव, विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी इसका यूज होता है। दूसरा यूज बहुत सिंपल है ये, इट इज़ द यूज टू प्रिपेयर सम अदर एक्सप्लोजिव, कुछ और एक्सप्लोजिव जैसे लाइक नाइट्रोग्लिसरीन और TNT, जो अल्फ्रेड नोबेल ने जिसको डिस्कवर किया था, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, ये 2 विस्फोटक बनाने में भी इसका यूज होता है। और तीसरा यूज जो इसका, इन द पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, जो स्टील की जो अपर लेयर है उसकी शाइनिंग के लिए, यानी उसके ऊपर जो ऑक्साइड लेयर जमा हो जाती है उसको रिमूव करने के लिए, उस प्रोसेस को पिकलिंग बोलते हैं। तो पिकलिंग में इसका यूज किया जाता है। और साथ के साथ ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल, जो रॉकेट का फ्यूल होता है उसके अंदर भी ऑक्सीडाइजर के रूप में इसका यूज किया जाता है। इसके ये मेनली 3-4 यूजेस थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको नाइट्रिक एसिड की पूरी नॉलेज हो गई होगी। मुझे आशा है कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आपको यदि ये लेक्चर समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपना कमेंट करके भी बताइए कि कहीं से आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया है। अगर आपको समझ में अच्छी तरह से आया है तो आप वीडियो को लाइक भी कीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर भी कीजिए। थैंक यू।